हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट होम साइंस है और वो यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी जो आपका पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, आज हम उनको करेंगे। और ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, ये हुआ था आपका 18 जून 2024 को। 18 जून 2024 का जो पेपर है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि इसके कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। तो क्योंकि आप भी जानते हो कि यूजीसी नेट में थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होते हैं, तो एक बार में 100 क्वेश्चन करा पाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, यानी 50 ही क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, वो क्लास तो बहुत लंबी ही हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा हाफ हाफ करके मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ और इसको कंप्लीट कराऊंगी। आपके 2023 के भी क्वेश्चन आएंगे, तो इनके साथ साथ जो आपके टॉपिक वाइज चीजें हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उनको भी मैं लेके आऊंगी। तो ये आपका एग्जाम वैसे तो आपका बहुत करीब है। आपका होम साइंस का एग्जाम आपका 26 जून 2025 को होने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें सारी एग्जामों का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म में टेंटेटिव डेट दे रखी थी उससे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और आपका जो एग्जाम है वो 25 से शुरू होकर आपका 29 जून तक जाएगा। और वहीं आपका 26 जून को होम साइंस का पेपर है, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट पे। आई होप आप सभी ने ये चीज देख ली होगी कि आपका एग्जाम कब है, इतना तो हर एक इंसान को पता होना चाहिए। बात करते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको ये कहूंगी कि अभी एग्जाम करीब है और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप नया टाइम टेबल सेट कीजिए जिसके हिसाब से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों में आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। अगर इस समय आप ये कर पाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछे गए हैं। एंड अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आप आए उन तक आप तक पहुंचे और आप इस चैनल से जुड़ पाए। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रक्रम चार्ट के सोपानों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अरेंज द स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस चार्ट इन सीक्वेंस। कर्मकारों की कार्य प्रारंभ करने के लिए कहना। दूसरा है प्रेषण विश्लेषण करना। तीसरा है विभिन्न संचलनों विशेष रूप से विलंब के लिए प्रतीकों को पदाभिहित करना। चौथा है कार्य में विभिन्न संचलनों की पहचान करना। पांचवा है प्रत्येक संचलन के लिए प्रतीक चिन्हांकन जारी रखना। तो इनको आपको सीक्वेंस से लगाने हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ABCD 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले आप ऊपर के क्वेश्चन को देखें और फिर बताएं इसका जो सीक्वेंस लगेगा वो कैसे लगेगा। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कैसा लगेगा। तो ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे मैं सीक्वेंस की बात करूंगी तो सबसे पहले होगा आपका कर्मकारों की कार्य आरंभ करने के लिए कहना, फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकेंड आपका आएगा प्रेषक यानी प्रेषण विश्लेषण करना, सेकेंड में आएगा। थर्ड में विभिन्न संचलन विशेष रूप से विलंब के लिए प्रतीकों को पदाभिहित करना, थर्ड में आएगा। फोर्थ में कार्य में विभिन्न संचलनों की पहचान करना और फिफ्थ में आपका प्रत्येक संचलन के लिए प्रतीक चिन्हांकन जारी रखना, ये आपका फिफ्थ में आएगा। तो ऐसे आपका क्या लगेगा, क्रम लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन पहला, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक। बालक में साभिप्राय मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चोट को कहा जाता है। बाल्य जीवन, बाल देखरेख, बाल विकास, बाल अधिकार या फिर बाल शोषण। तो बालक में साभिप्राय मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चोट को कहा जाता है, बताइएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की तो उसको कहा जाता है चाइल्ड अब्यूज, यानी बाल शोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य गुणवत्ता विश्लेषण की वस्तुनिष्ठ पद्धतियों की विशेषता नहीं है। परिणाम दोहराने योग्य होते हैं। बी है समरूप और दक्ष, ठीक है, नहीं है पूछा गया ना, इस पे याद रखेंगे। तीसरा है खाद्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपस्करों का प्रयोग।
चौथा है इससे उपभोक्ता की स्वीकार्यता का निर्धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सामने दे रखे हैं, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, ऑप्शन जो पहला है परिणाम दोहराने योग्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में दो सूची दे रखी हैं, आपको मिलान करना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरफ दिया हुआ है सूत कपास, ठीक है, ऊन, एसीटेट और टी है आपका नायलॉन। अब आपको इसमें मिलान करना है, बताना है इनके बारे में जो जो चीजें दे रखी हैं कौन सा किस में मिलान किया जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से और फिर हम बात करते हैं। नीचे है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहले ऊपर देख लीजिए और फिर बताइए इसमें मिलान कैसे होगा। देखो सबसे पहले सूत की बात करें यानी कपास की बात करें तो कपास के लिए होगा आपका लौह के साथ आसानी से प्रदीप्त होता है, हल्का परतदार धूसर राख के साथ। वहीं अगर हम ऊन की बात करेंगे तो ऊन का होगा आपका मंद स्फुरण, कुंतल जलते हुए बाल की गंध, क्रिस्प डार्क एश। एसीटेट की बात करेंगे तो एसीटेट का होगा जलते हुए कागज की गंध आती है, द्रुत गति से लौ जलती है, पिघलता है, ड्रिप होता है और विनेगर जैसी गंध आती है। वहीं नायलॉन की बात करेंगे तो नायलॉन का सेकंड होगा पिघलता है, लौ कम पड़ जाती है और बुझने लगती है। तो ऐसे आपका क्या लगेगा, मिलान लगेगा। और यहाँ पे अगर मैं सही उत्तर की बात करूंगी तो 3142 यही होगा ना, तो 3142 आपका ऑप्शन बी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया आपका मिनसेल वर्ण योजना में प्रमुख रंग कौन से हैं। पहला है आपका लाल, पीला, नीला, नारंगी और हरा। दूसरा है यानी बी है लाल, पीला, नीला, हरा और बैगनी। सी है पीला, नारंगी, नीला, बैगनी और हरा। और डी है हरा, लाल, लाल, नारंगी, नीला, हरा और पीला, हरा। बताइएगा मिनसेल वर्ण योजना में प्रमुख रंग कौन से हैं। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की तो ऑप्शन बी यानी लाल, पीला, नीला, हरा और बैगनी, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा है कि 2 से 15 वर्ष के वय वर्ग में प्रेषित वृद्धि विकार जिसमें उसे औसत से बहुत कम आयु यानी कद वजन होता है, समानतया या समुपयुक्त ऊंचाई तथा अपरिपक्व कंकाली आयु और वृद्धि हार्मोन्स के लिए अपेक्षित होता है और यह विकार गंभीर भावनात्मक उपेक्षा के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है। अति दुबलापन, बी है मनोसामाजिक बौनापन, सी है मोटापा और डी है वृद्धि अग्रगमन। देखिएगा प्रश्न और बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ध्यान से प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी मनोसामाजिक बौनापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मानवतावादी अस्तित्वात्मक चिकित्सा उपचार है। आपके ऑप्शन है गेस्टाल्ट चिकित्सा, दूसरा है रूपात्मक चिकित्सा, थर्ड है कार्य संपादनात्मक विश्लेषण, चौथा है व्यक्ति केंद्र चिकित्सा, पांचवा है कुटुंब प्रथा सिद्धांत। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है आपको। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, मानवतावादी अस्तित्वात्मक चिकित्सा उपचार है। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूंगी तो पहला तो है आपका गेस्टाल्ट चिकित्सा, ठीक है, दूसरा आपका है कार्य संपादनात्मक विश्लेषण और चौथा है आपका व्यक्ति केंद्र चिकित्सा। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने, पूछा गया है सूक्ष्म जीवावीय वृद्धि वक्र की निम्नलिखित अवस्थाओं को प्रदत्त समय में सूक्ष्म जीवों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
पहला है ऋणात्मक त्वरित की अवस्था, दूसरा है चरघातांकी अवस्था, तीसरा है लैग फेज, चौथा है त्वरित अंत्यावस्था और पांचवा है अंत्यावस्था। आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ऊपर देखिए और बताइए कि इसका क्या लगेगा सीक्वेंस। एक चीज और स्टूडेंट मैं मेंशन करूंगी कि जैसे आप जानते हो कि एग्जाम करीब है तो हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, और जितना आपके लिए पेपर सेकेंड इम्पॉर्टेंट है उतना ही मैं कहूँगी तो पेपर 1 पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर उसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं तो JRF क्वालिफाई करना और इजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे बस आप एक काम कीजिएगा, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये है कि हो सकता है एक दिन में आपको 2 क्लासेस मिल जाएं, यानी आपके पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। साथ में हम TGT की तो क्लास कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे इससे ये फायदा होगा कि आपके दोनों सब्जेक्ट साथ साथ में कंप्लीट होते जाएंगे, मतलब एक तरीके से होल चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। हम कहते हैं ना, कई बार हम एक जगह होम साइंस मिलता है, दूसरी जगह हम दूसरी चीज खोजने लगते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं यूनिट वाइज चीजें करवा रही हूँ, यानी सारी यूनिट से क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपका एक यूनिट ही कंप्लीट हो रहा है, बेसिकली आपके 10 यूनिट्स लगातार कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी ज्यादा फोकस कर रही हूँ इन चीजों में कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाला जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं सीक्वेंस लगाने की बात करूं तो सीक्वेंस आपका कैसे लगेगा। पहला आएगा आपका लैग फेज, ठीक है, पहला। दूसरे में आपका क्या आने वाला है, चरघातांकी अवस्था, ठीक है, दूसरे में आएगा। फिर आपका आएगा ऋणात्मक त्वरित की अवस्था, थर्ड में। उसके बाद आपका आएगा त्वरित अंत्यावस्था, ठीक है, फोर्थ में। और पांचवा है अंत्यावस्था, फिफ्थ में, ठीक है। तो ऐसे आपका क्रम लगेगा, यानी 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5 आपका ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो पहला है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा हुआ है। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां देश की ग्रामीण बाजार वैश्विक रूप से जुड़ सकते हैं। ई पंचायत, ई गवर्नेंस, ई चौपाल या फिर ई सेवा। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को देखिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। और जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां से भी आपको फायदा ये मिलेगा कि पहली बात तो इनकी PDF भी आपको मिलेगी। अब तो मैं प्रॉपर तरीके से PDF दूंगी, डोंट वरी। एंड उसके बाद आपका ये भी क्विज के माध्यम से भी आप कुछ क्वेश्चनों को कर पाते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ई चौपाल, ऑप्शन सी, ई चौपाल आपका राइट आंसर है। चलिए, अब यहाँ पे आपको 2 सूचियां दी हुई हैं, आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ है विभक्त पूरक, ठीक है, दूसरा है सदृश वर्ण, तीसरा है तृतीयक वर्ण, चौथा है त्रिसंयुज वर्ण। अब आपको उधर कलर दिया हुआ है, आपको इसमें मिलान करना है, ठीक है। आप उस तरीके से मिलान आपको नहीं दिख रहा है कि मैम सीधा सीधा लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा ऐसे है, मैं आपको बता दूंगी अच्छे से, ठीक। तो देखिएगा, और नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मिलान की। अगर हम बात करें तो देखो, विभक्त जो पूरक है इसको किससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे पीला, लाल, बैगनी, नीला, बैगनी। अब पीला, लाल, बैगनी, नीला, बैगनी आपका ये नंबर 3rd पे है, तो ये आपका 3rd आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, एक सेकेंड। तो ये जो विभक्त वाला है, वेट, विभक्त वाला है, इसमें 3rd वाला ऑप्शन आएगा, ये पीला, लाल, बैगनी, नीला, बैगनी, ठीक है। वहीं अगर हम बी की बात करते हैं सदृश वर्ण, तो इसका होगा लाल, नारंगी, पीला, नारंगी, पीला, हरा। तो इसका एट वैसा ही वैसा रहेगा, ठीक है। फिर तृतीयक वर्ण की अगर हम बात करें तो इसका नारंगी, हरा, बैगनी होगा। नारंगी, हरा, बैगनी बताइए कहाँ है। सो नारंगी, हरा, बैगनी आपका ऑप्शन पहले में है, तो यहाँ आपका पहला हो जाएगा, यहाँ दूसरे का दूसरा ही रहेगा, ठीक है। और वहीं अगर त्रिसंयुज वर्ण की बात करें तो त्रिसंयुज वर्ण में आपका पीला, नारंगी, पीला और पीला, हरा आ जाएगा, तो ये 4th ही रहेगा। तो ऐसे आपका क्रम रहेगा। मतलब देखो, आपका केवल ये जो विभक्त पूरक है इसमें चेंज हुआ है, आपका 3rd वाला आया है पीला, लाल, बैगनी, नीला, बैगनी, है ना।
दूसरा भी वैसा ही है, चौथा भी वैसा है और तृतीयक में पहला आ गया, मतलब 2 चेंजेस हुआ है तीसरे और पहले में बस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है आपका। आप सभी ने तो वैसे भी बता ही दिया है, ऑप्शन सी यानी 3214। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना जीवन चक्र के प्रमुख सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। परियोजना प्रतिपादित करना, क्रियान्वयन करना, थर्ड है आपका प्रत्यय की पहचान करना, फोर्थ है समापन एवं प्रचालन और फिफ्थ है व्यवहार्यता विश्लेषण एवं अंतिम रूप देना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहले एक बार फिर से प्रश्न पढ़ ले कि परियोजना जीवन चक्र के प्रमुख सोपानों को आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो देखो अदर ऑप्शंस आपके नीचे जा चुके हैं जिसकी बार बार हमको करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले आपका क्या होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा यानी प्रत्यय की पहचान करना। ठीक है, पहले आएगा। देन उसके बाद क्या होगा, परियोजना प्रतिपादित करना सेकेंड में आएगा। देन उसके बाद आपका आएगा समापन एवं प्रचालन। मैं एक तरफ लिख ही देती हूँ, आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो मैं लाइन से लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले आपका क्या होगा, प्रत्यय की पहचान, प्रत्यय की पहचान करना। सेकंड में आपका क्या होगा, परियोजना प्रतिपादित करना, परियोजना प्रतिपादित करना। थर्ड में आपका होगा समापन एवं प्रचालन, समापन एवं प्रचालन। फोर्थ में होगा आपका, ठीक है, फोर्थ में आपका क्या होगा, क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना। और फिफ्थ में आपका होगा व्यवहार्यता विश्लेषण एवं अंतिम रूप देना। ठीक है, व्यवहार्यता विश्लेषण एवं अंतिम रूप देना, ऐसे आपका पूरा क्या लगेगा, क्रम लगेगा। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा और छोटा करूं तो शायद आपको दिखेगा, लेकिन अच्छे से नहीं दिखेगा, फिर भी दिख जाएगा। देखो सबसे पहले प्रत्यय की पहचान करना, सेकेंड में आपका परियोजना प्रतिपादित करना, उसके बाद फिर आपका समापन एवं प्रचालन आता है थर्ड में। देन उसके बाद क्रियान्वयन करना आपका फोर्थ में आता है। देन फिफ्थ में आपका व्यवहार विश्लेषण एवं अंतिम रूप देना फिफ्थ में आएगा। तो ऐसे आपका क्या लगेगा, क्रम लगेगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन आपको बुक के थ्रू भी करवा सकती थी, मतलब जैसे आप बुक में करते हो। बुक में तो केवल आपका हिंदी लैंग्वेज ही रहता है, आपका इंग्लिश में नहीं रहता है, इसलिए मैंने पहले सोचा था कि आपको बुक से ही, मतलब बुक से ये होता है ना कि क्वेश्चन जैसे हैं वैसे आपको अच्छे से मतलब क्लियर दिखते भी हैं, और ऊपर से ये भी होता है कि बहुत ज्यादा इधर उधर आपको करना नहीं पड़ता स्क्रीन को। और जब मैं टाइपिंग करती हूँ तो मुझे स्क्रीन इधर उधर करनी पड़ती है, बट बुक में केवल हिंदी लैंग्वेज थी, इंग्लिश थी नहीं, तो इस वजह से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइपिंग करनी ही पड़ती है। बट एनीवेज मुझे लगता है बस आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने में, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 सूचियां दे रखी हैं, और यहाँ पे भी आपको देखना है, एक तरफ दिया हुआ है इंटरफेस, ठीक है, और आपका दूसरे में है सीएनजी, तीसरे में है एंट्रोपी और चौथे में है क्वी फाइनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा और आपको मिलान करना है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो देखो सबसे पहले जो इंटरफेस दिया हुआ है, ठीक है, तो इंटरफेस का क्या होगा, 2 प्रणालियों, देखो 2 प्रणालियों के मध्य सामान्य सीमा, यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो होगा। वहीं अगर मैं सीएनजी की बात करती हूँ तो आपका होगा 2 या 2 से अधिक प्रणालियों की वर्धित शक्ति, यानी इसका आपका होगा 4। एंट्रोपी की बात करती हूँ तो एंट्रोपी का क्या होगा, समयानुक्रम में प्रणाली के अनुक्रमण की प्रवृत्ति, यानी आपका फर्स्ट होगा। वहीं आपका क्वी फाइनलिटी की बात करती हूँ तो इसका क्या होगा, एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्ते हैं। तो इस तरीके से आपका होगा, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटरफेस की, तो इंटरफेस का मैंने आपको क्या बताया कि इंटरफेस का मैंने आपको बताया कि 2 प्रणालियों के मध्य सामान्य सीमा, ठीक है। सीएनजी का मैंने बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक प्रणालियों की वर्धित शक्ति, ठीक है।
एंट्रोपी की मैंने बात की तो एंट्रोपी का क्या है, समयानुक्रम में प्रणाली के अनुक्रमण की प्रवृत्ति। और आपका क्वी फाइनलिटी की बात की तो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्ते हैं। तो ऐसे होगा तो आपको होच पोच हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया है, बस उतना याद रखिएगा, ठीक है। इंटरफेस का आपका ये थर्ड वाला है, ठीक है। सीएनजी का आपका कौन सा है, फोर्थ वाला है, ठीक है। एंट्रोपी का आपका कौन सा है, पहला वाला है। और वहीं क्वी फाइनलिटी का आपका है दूसरा वाला। ऐसे आपका होगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा पॉज करके आराम से रिलैक्स होके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, यानी 3412 ये रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वोस्टिंग के मूल्यांकन में निम्नांकित में से कौन सा सूचकांक उपयोगी है। ऑप्शंस देखते हैं, आयु के अनुसार वजन, आयु के अनुसार ऊंचाई, कटिनिदंभ अनुपात, और डी है ऊंचाई लंबाई के अनुसार वजन। देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वोस्टिंग के मूल्यांकन में निम्नांकित में से कौन सा सूचकांक उपयोगी है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी ऊंचाई लंबाई के अनुसार वजन, ऊंचाई लंबाई के अनुसार वजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबे समय तक बैठने में विभिन्न पेशी अस्थिजन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्यक्ति निम्नांकित वैकल्पिक उपायों का आश्रय ले सकता है। नियमित अंतराल पर जल ग्रहण करना, खड़े रहने के निमित्त कार्यस्थल का विकल्प तैयार करना, भंगिमा मुद्रा में परिवर्तन करना, नियमित तौर पर कार्यस्थल से उठाना और शारीरिक लचक का आश्रय लेना, पांचवा है कार्य को छोड़ देना। तो यहाँ पे लंबे समय तक बैठने में विभिन्न पेशी अस्थिजन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्यक्ति निम्नांकित वैकल्पिक उपायों का आश्रय ले सकता है। कौन कौन से ये आपको बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का आपको चयन करना है और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न, तो यहाँ पे जैसे आप लंबे समय तक बैठे रहते हो, स्टडी करने वाले स्टूडेंट तो ज़्यादातर या ऑफिस में जो काम वाम करते हैं उनको काफ़ी समय तक बैठना रहता है, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें से, सबसे पहले तो देखो नियमित अंतराल पर क्या करना, जल ग्रहण करना, ठीक है। और यहाँ पे जल के साथ साथ अगर हम बात करें तो भंगिमा मुद्रा में जो आपकी मुद्रा है उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हैं, पोस्चर जो है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्या है कि नियमित तौर पर कार्यस्थल से उठाना और शारीरिक लचक आश्रय, मतलब जैसे मान लो अब आप बैठे हो लगातार तो थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो गए, थोड़ा टहल आए, टहलने के बाद थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज हल्की फुल्की नॉर्मल कर ली, जैसे हम करते हैं ना कि लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा शरीर की जो मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बीच बीच में उठ के थोड़ा टहल लिया फिर आके बैठ गया। रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बैठ गए तो 12-13 घंटे तक आप उठे नहीं, तो ये दिक्कत कर सकता है। तो आपका ऑप्शन जो पहला तीसरा चौथा ये सही है, पहला तीसरा चौथा आपका ऑप्शन पहला है, ये सही होगा, ठीक है। चलो मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम लंबे समय तक बैठे हैं तो हम किसी काम को कर रहे हैं, अब ऑफिस में बैठे हैं ऑफिस के काम को कर रहे हैं तो हम छोड़ के नहीं जा सकते किसी चीज को, लेकिन हाँ बीच में 2 मिनट का 5 मिनट का हम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, बीच में पानी पी लिया, थोड़ा टहल लिया, थोड़ा हाथ पैर इधर उधर कर लिया, थोड़ा सा वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे सभी उत्पाद जो आपके FSSAI द्वारा उल्लिखित मानकों के अनुरूप फोर्टिफाइड हैं, अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने अथवा अनुसमर्थन के लिए अधिकृत हैं। ऑप्शन है +F, +N, C है ISI और D है +S। बताइएगा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे वे सभी उत्पाद जो FSAI द्वारा उल्लिखित मानकों के अनुरूप फोर्टिफाइड हैं, +F अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने अथवा अनुसमर्थन के लिए अधिकृत हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है F+F ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन पहला। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधान डिजाइन प्रक्रिया की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका संकल्पना विकास, दूसरा है सामग्री चयन एवं आदि प्ररूप, तीसरा है परीक्षा एवं परिमार्जन, चौथा है अनुसंधान एवं उत्प्रेरणा, पांचवा है उत्पादन एवं विनिर्माण करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है और बताइएगा इन अवस्थाओं का सही अनुक्रम कैसे लगेगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से और फिर बताइएगा इसका आप कैसे लगाओगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा अनुसंधान एवं उत्प्रेरणा पहले नंबर पे। सेकंड पे आपका आएगा संकल्पना विकास, ठीक है। देन उसके बाद सामग्री चयन एवं आदि प्ररूप, आपका ये आपका थर्ड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद परीक्षण कर लीजिए, ठीक है। परीक्षण एवं परिमार्जन, परीक्षण होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर पे होगा। और आपका फिफ्थ नंबर पे होगा आपका उत्पादन एवं विनिर्माण करना, ये आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो परीक्षण एवं परिमार्जन होगा ये। तो ऐसे आपका क्रम लगेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5। तो आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था या अवस्था आप कह दो, व्यवस्था छोड़ो, अवस्था कह दो, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जब बालक अपने चिंतन प्रक्रिया को व्युत्क्रमित करने में सक्षम होता है, संरक्षण करने में सक्षम होता है, तो भी यह निर्णय लेने के लिए अपेक्षित चीजों पर आश्रित रहता है। वह अपेक्षाकृत कम आत्म केंद्रित हो जाता है और उसमें संख्याओं का बोध प्रदुभूत होता है कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। तो आप जानते हैं जीन पियाजे महोदय जी को, जिन्होंने आपकी 4 स्टेजेस की बात की है, ठीक है। तो इन 4 स्टेजेसों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चे का जो रहता है, पहले वो सेंसेस का इस्तेमाल करता है, फिर उसमें अमूर्त चिंतन आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट आता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होती हैं। तो इन चारों स्टेजेसों में उन्होंने ये चीजें बताई हुई हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे, इनका ईयर तो ऐसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। वहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 ईयर की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की जो अवस्था होती है वो होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बैक्टीरिया जो इथाइल एल्कोहल को एसिटिक एसिड में और आगे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। आज तो मुझे लग रहा है पता नहीं हम क्या ही खाए हैं, क्लियर वर्ड ही नहीं निकल रहे। एसिटोबैक्टर, ग्लूकोनोबैक्टर, एंट्रीकोकाई या फिर स्टूडोमोनास फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, वह बैक्टीरिया जो इथाइल एल्कोहल को एसिटिक एसिड में और आगे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? एसिटोबैक्टर। ऑप्शन जो पहला है ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, एक टेक्स्ट बराबर है, देखिएगा 9 डेनियर या फिर 1.0 डेनियर, 0.01 डेनियर या फिर 1.1 डेनियर। एक टेक्स्ट बराबर, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, वैसे प्रीवियस ईयर ही है तो नेचुरल सी बात है, पूछा ही गया होगा। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बराबर होता है आपका 9 डेनियर, ठीक है। कितना है? 9 डेनियर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरा पंक्ति यानी इंटरलाइनिंग के लिए प्रयुक्त अन्य पद है। आपका ऑप्शन है बैंकिंग, बैटिंग, वॉस्टिंग, पॉलीफिल या फिर नीड्स पंच।
तो नीचे दिए गए सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको चयन करना है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। यानी इंटरलाइनिंग के लिए प्रयुक्त अन्य पद हैं आपके बैंकिंग, ठीक है, दूसरा है बेंटिंग, तीसरा है आपका बास्टिंग, ठीक है, क्या है आपका बास्टिंग है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 आपके राइट आंसर होंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए, ये आपके 20 क्वेश्चन रहे आज के, और 20 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे स्टूडेंट। और यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम हम क्लास लेके आएंगे तो आगे वाले जो क्वेश्चन है हम उनको करेंगे, और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन करेंगे। तो बगल में थोड़ा सा रामायण हो रही है तो बार बार साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। मेरी कल क्लास भी इसी वजह से नहीं हुई है, क्योंकि बगल में ही रामायण होती, तो आप कहीं पे भी चले जाओ तो वॉइस वो आती ही आती है, जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी लोगों से। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मैं प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे चीज़ें लाऊं, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है ना कि आप तो केवल क्वेश्चन करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, और मेरा भी मोटिव यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन ला के दूँ। बट बेसिकली कोशिश मेरी लगातार जारी रहेगी, बस आप जुड़े रहिएगा और ये क्लासेस आपकी लगातार आएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।